हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का पार्ट 2 है। इसके पहले जो लेक्चर हम लोग पढ़े थे, लेक्चर नंबर 10, वो था क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट 1। तो ये दोनों लेक्चर में कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने तरीका सीखा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ये सब उसका फिजिक्स में क्या मीनिंग होता है। जैसे टॉर्क पढ़े तो उसका पूरा डिटेल, और मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 11, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का एक एप्लीकेशन भी देखे थे, कि दरवाज़ा कैसे खुलता है, पंखी उड़ाते हैं 20 रुपये में कैसे। तो ये सब सीखे थे कि अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट का एक फिजिकल मीनिंग है और दिखता है, जो जनरली हम लोग मतलब अपना दिनचर्या में करते हैं सब चीज़। कभी ये खेलने गए तो ये कर लिया, दरवाज़ा तो दिन भर ऐसे ऐसे खोलते रहते, तो पता है कि अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ तो हो रहा है। सीखे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप। उस पर बेस्ड सवाल देखते हैं जरा। सबसे पहला, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ये दोनों के बीच में हमको एंगल चाहिए कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि भाई ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू कितना हो जाता है, एन कैप। सिर्फ एंगल का जरूरत है। तो एंगल में हमको पता है कि डायरेक्शन तो आता है नहीं, तो भाई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा, बस इतनी दूर से मतलब है। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। किसका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इतना हो गया। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। सर आप डायरेक्शन क्यों हटा दिए, रीज़न है क्योंकि जो एंगल निकालते हैं एंगल का डायरेक्शन नहीं होता है, तो बस ठीक है हटा दो डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का ही ले लिए। साइन थीटा बराबर देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। यानी यहाँ पर ला करके हम लोग पुट कर देंगे। तो हमको चाहिए क्या, ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ए है ऐसा, बी है ऐसा, तो लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है कितना है, वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। देखिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है। एक तो मॉड है मॉड भी अकेला अकेला, और दूसरा कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो अकेला अकेला का जरूरत पड़ा तो उसको भी हम लोग साइड से पहले निकाल ही लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 1 1 कोएफिशिएंट हो गया। क्या आंसर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि आंसर क्या आने वाला है, 4 2 6 रूट 6। अगर मॉड बी का बात करें तो फिर से पाइथागोरस लगा दीजिए। ये क्या है, 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना आंसर आ जा रहा है, रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 4 5 6। ये भी कितना आ जाएगा, रूट 6। अब हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो जानते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट देखिए क्या है, 2 1 1। इसका है 1 - 1 2, ठीक है। 2 1 1 देखिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो है डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। क्या है, 2 1 1। किसका कोएफिशिएंट है, पहले ए है तो पहले ए का लिख दिया, बाद में बी का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए यहीं से दिख रहा है, देख रहे 1 - 1 2। देख लेते हैं कहाँ गया 1 - 1 2। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे 1 - 1 2। निकालते हैं इसको, कैलकुलेट करें। तो हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं, यूजिंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो हमको पता है जिस रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं उसका साइन आप लगाइए। फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस साइन लगा दिए, बाकी का हम नहीं लगाएंगे। तो मेरे लिए वो बन जाता है मेरा मेन हीरो, पिक्चर का हीरो हो गया। तो भाई जो हीरो है उसको लिखिए, हाँ क्या है, तो प्लस आई कैप 2 गो डंटी, फिर कितना है माइनस जे कैप 2 डंटी प्लस के कैप 2 डंटी
लिख दिए, बचेगा क्या, उसके अंदर छापते हैं। आई कैप देखिए ढकिए, तो बड़ा आसान है, आई जे अलग टाइप से, यहाँ पर क्या नंबर्स हैं, तो बस आई ये कॉलम मतलब है ना, इसको झाँप दीजिए, उसके बाद इसको भी ढक दीजिए, बचा क्या 1 1 -1 2 लिख दीजिए यहाँ 1 1 -1 2। अब है माइनस जे कैप, इसको ढक दीजिए, बस जैसे ही ढकेंगे फर्स्ट रो तो ढकेगा ही है ना, तो ऐसे ही ढकेंगे तो नंबर्स दिख रहा होगा, देखिए 2 1 1 2 2 1 1 2, उसके बाद प्लस के कैप ढक दिए तो दिख रहा है 2 1 1 -1 2 1 1 -1, ये हो गया। नेक्स्ट एक्सपेंशन देखें, ये क्या आ रहा है 1 × 2 माइनस ऑफ इधर, यानी कि -1 × 1, फिर माइनस जे कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 × 2 -1 × 1, फर्स्ट टाइम है तो ब्रैकेट में सारा कुछ जरूर लिखिए। उसके बाद फिर देखिए 2 × ये आ रहा है 2 × -1, माइनस कर देंगे कितना 1 × 1, ये हो गया, ठीक है हो गया ऐसा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, आई कैप इंटू क्या आ रहा है, तो ये 2 और +1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 चलेगा, माइनस जे कैप में यहाँ क्या है 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, तो ये 3 हो गया, प्लस के कैप ये क्या है -2 और ये है -1 -3, तो इधर आ गया कितना -3, यानी मेरा फाइनल आंसर आ रहा है A क्रॉस B का क्या आ रहा है 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप, फाइनल आंसर। चलिए ऊपर ही शिफ्ट हो जाओ, 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप, दिस इज A क्रॉस B। तो देखो ये वेक्टर में आ गया मेरा कितना, हम लोग को जरूरत क्या है इसका मैग्नीट्यूड, तो बस निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड फिर से पाइथागोरस, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √अंडर इसका स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है देखिए जरा, ऐसे मत करिएगा कि 3 × 9 3 × 9 9, तो 9 × 27 हो गया, अब 27 का फिर फैक्टर करें, नहीं, जब सेम चीज़ हो ना तो बड़ा अच्छा है, के बार है ये लिखा हुआ 3 बार, तो बस 3 टाइम्स कर दें, क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर, कितना बार हो गया 3 बार, तो देखिए कितना अच्छा आंसर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 तो गया बाहर, 1 √3 तो 3 √3, तो ये मेरा आ गया A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, कितना आया आंसर 3 √3। अच्छा, और वो जो है दोनों का है √6, तो अगर हम बोले कि एंगल बिटवीन जो निकालेंगे बच्चों फाइनली, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, देखिए ये आंसर है, कितना आंसर है 3 √3 भागा नीचे √6 और नीचे √6 साइन थीटा, पुट कर दीजिए, √6 क्या हो गया 6, तो 3 2 × 6, ये आ रहा है कितना √3/2 साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, सही है ना, 3 2 × 6 √3/2, बाई √3/2 कितना होता है साइन 60, हेंस हम कह देंगे कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब बच्चों देखिए क्या है, हमको समझ में आ गया कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, सब समझ में आ गया। इस लेक्चर के अंदर इतने सारे एप्लीकेशन है ना, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, फिजिक्स में एप्लीकेशन, हर जगह पे क्रॉस निकालना पड़ेगा, हर जगह पे क्रॉस निकालना पड़ेगा। अब एक को निकालने में समय तो थोड़ा लगता है, 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है, आप लोग को सिखाते हुए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, अपने करना हो तो चलो है ना दन 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 कर दिया आदमी, लेकिन नहीं आप लोग को सिखाना है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ इस लेक्चर में पहले बता देता हूँ, जो भी वेक्टर्स आएगा मैंने इस तरह से लेक्चर को फ्रेम कर लिया है ना कि हर जगह पे क्वेश्चंस का टाइप्स वेरी होगा, कॉन्सेप्ट अलग अलग, लेकिन वेक्टर जहां पर लिखने का होगा तो हम यही एग्जांपल उठा लिए हैं, यानी कि दिमाग में बैठा लेते हैं, क्या है 2 1 1 और ये है भाई 1 -1 2, इसी को हम बार बार लेने वाले हैं ताकि हमारा हैबिट हो जाए कि भाई इसका जो अगर क्रॉस कैलकुलेट करना हो तो क्या आंसर आएगा, और अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3 √3, और जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो हमने निकाला था तो कितना आया था, देखिए 3 -3 -3। बोलो सर रट रहे हो क्या, नहीं रट नहीं रहे भाई, सवाल तो बहुत इनफाइनाइट बन सकता है ना, कुछ भी 5 1 2 जो आई कैप जे कैप के कैप लिखना हो, मैं इस लेक्चर के लिए पर्टिकुलरली ऐसा कर रहा हूँ। अलग अलग वैल्यूज पे बेस्ड मैं डीपीपी के अंदर डालूंगा जहां प्रैक्टिस करिएगा और मैं वीडियो सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है, तो उसमें चलो जितना क्वेश्चन बनाना है, लेकिन लेक्चर है कॉन्सेप्ट भी समझाना रहता है आप लोग को, तो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। 3 आई कैप -3 जे कैप और माइनस, तो ये दिमाग में हम लोग रखेंगे। चलिए देखते हैं अलग टाइप का सवाल, लेकिन ये जो वेक्टर्स है ना
वो सेम है, ठीक है, इस तरह से फ्रेम कर दिया। देख, फाइंड ए यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ये एंड ये, यानी कि वेक्टर ए हो मेरे पास और वेक्टर बी हो, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, यानी यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। तो हम जानते हैं भाई दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर हो सकता है, तो देखिए ये हो जाएगा लेट, या तो इधर हो जाए या तो बोर्ड के अंदर चला जाए, तो लेट ऐसे है एक। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ईटा कैप। तो ईटा कैप इज परपेंडिकुलर टू ए और ईटा कैप इज परपेंडिकुलर टू बी। यानी कि हमको चाहिए क्या पूछा जा रहा पता है, ईटा कैप पूछा जा रहा है। कैसे निकलता है तो देख चुके थे कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता कितना है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आई इंटू एन कैप। यहाँ क्या है ना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं दिया हुआ है सवाल में, यानी कि भाई थीटा वाला ये वाला तो यूज नहीं होने जा रहा है। तो भाई हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कि जो ये है ना वो है ए क्रॉस बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, आई इंटू एन कैप। तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। हमको चाहिए कि यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा, तो भाई यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आर डिवाइडेड बाई उसी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए फिर से सवाल अलग हो गया। अब अगर हम यहाँ अलग अलग वैल्यू देते अलग अलग वैल्यू देते फिर 4 मिनट झूठ मूठ का बनाते रहते हैं, है ना, तो वो अलग प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे डीपीपी के अंदर। यहाँ पर पता है कि वही वेक्टर है सेम। तो ए क्रॉस बी निकाले थे बच्चों, क्या आंसर आया था, 3i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 3k कैप। 3 माइनस 3 था तो डायरेक्ट लिख दिए। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जब निकाले थे तब क्या आंसर आया था, 3√3। ठीक है, कैसे निकलता है हमने ऑलरेडी सीख लिया है, तो बस इसका निकाल के देखिए वही है सेम क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग, क्वेश्चन अलग। तो ये यहाँ भी डिवाइड, तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 3√3i कैप माइनस यहाँ इसको भी डिवाइड कर दिए तो 3√3j कैप माइनस 3/3√3 कितना आ जाएगा, k कैप। 3 स्वाहा 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 स्वाहा, आंसर आ गया 1/√3i कैप, 1 माइनस इतना इतना आंसर। तो यही हो गया मेरा। क्या लिखेंगे, एन कैप इक्वल टू आ जाएगा 1/√3i कैप माइनस 1/√3j कैप और माइनस 1/√3 कितना आ जा रहा है, k कैप। तो ये हो गया है मेरा यूनिट वेक्टर। विश्वास ना हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके चेक कर लीजिए, आंसर कितना आएगा, 1। तो ये इसका खासियत है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में कहाँ इसका एप्लीकेशन है, तो सबसे जो पहला एप्लीकेशन है बच्चों वो है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए, जिसमें हमने 10-15 मिनट लगा करके पिछले लेक्चर में समझा था कि क्या है। तो जानते हैं कि भाई ऐसे है, ये यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर, देखिए किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट दिस पॉइंट कुछ भी चीज रोटेट कर रहा है, हम जो है लेट फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ, यहाँ लगा रहे हैं, तो इसको पकड़ करके खींच दो, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन भी बोलिए ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने इसको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। ये है वेक्टर आर, तो इसको एक्सटेंड कर दो, दिस इज वेक्टर आर। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट पी। पॉइंट पी कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पर पॉइंट हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ए क्या है, अबाउट द पॉइंट बाय विच दिस बॉडी इज रोटेटिंग। देखिए ए पॉइंट जो है ना, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ना लैंग्वेज में आपको कैच करना होगा कि व्हाट इज ए, व्हाट इज पी, लैंग्वेज में तो नहीं पता चलता है, इसीलिए यहाँ इसको नोट डाउन कर लेंगे। ए क्या है, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी इज रोटेटिंग। तो ये हो गया मेरा पॉइंट ए। पॉइंट पी क्या है भाई, पॉइंट एट विच, या डायरेक्ट बोलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या फिर पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि आर और एफ के बीच का एंगल थीटा है। टॉर्क जो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यह आता है आर एफ साइन थीटा, और अगर वेक्टर वाइज में बोले तो ये हम लोग जान चुके थे कि ये आर क्रॉस एफ होता है, ना कि एफ क्रॉस आर।
क्योंकि पता है कि अगर हम ऐसे लगाएंगे ना फोर्स इस तरह से तो ये घूमेगा किधर, याद है ये वाला कहानी, ऐसे करके, है ना। ये देखिए दिस इज आर, तो यहाँ से देखे तो ये हो गया आर, मारेंगे ऐसे फोर्स, देख रहे हो ऐसे मारेंगे तो ये इधर रोटेट किया, यानी दिस इज आर, दिस इज एफ, रोटेट किधर किया, आर से एफ के तरफ। तो हम लोग बोलते हैं भाई जो टॉर्क हो गया ना, दिस इज आर क्रॉस एफ। तो ये चीज़ है एकदम समझंती विद्या और दिखंती विद्या भी दिखता भी है, यानी कि कभी आर दे दे, एफ दे दे, तो आर क्रॉस एफ निकाल लीजिए, आपको टॉर्क पता चल जाएगा। आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर है मेरा ये, क्या है मेरा आर, ये। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा और जिस पॉइंट पर ना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस इज आर जो है वो हो जाएगा ए पी वेक्टर, और ए पी वेक्टर क्या है, अनिल सर फिजिक्स पढ़ाते हैं यानी कि ओ पी माइनस क्या हो जाएगा ओ ए। फिजिक्स में से अनिल ने घटा देना है, वरना तो जो थोड़ा मोड़ा आता है भगवान दया से वो भी गायब हो जाएगा। अनिल सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स में से अनिल सर को माइनस कर दो ठीक, तो हो गया, क्या बोल देंगे ये, तो जरूरत पड़ेगा तो भी हम लोग इसको निकालते हैं। दिस इज नोन एज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। सवाल देखते हैं जरा, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स का मतलब है कि टॉर्क, फाइंड द टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ द फोर्स, ये यानी मेरे पास ना फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, हो गया। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, ये अबाउट द पॉइंट, इसका मतलब डायग्राम ना एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अबाउट द पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी कि ए जो है वो है 3 to 5, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्टिंग एट द पॉइंट ये, यानी जो फोर्स है वो एक्ट कहाँ कर रहा है, एट द पॉइंट ये, जिस पॉइंट पर एक्ट करता है लेट इट बी पॉइंट पी। तो ये हो गया ऐसे, यानी फोर्स यहाँ पर कहीं एक्ट कर रहा होगा, तो पी जो पॉइंट है मेरा वो क्या हो जाएगा 5 3 6। करें क्या, मोमेंट ऑफ द फोर्स मतलब टॉर्क, तो हम आर वेक्टर कैसे निकालेंगे सिखा चुके, एपी वेक्टर, एपी माइनस एपी मतलब आंसर फिजिक्स, फिजिक्स में से आंसर को माइनस कर दो, है ना। तो मेरे पास बचा क्या, ओपी वेक्टर। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो भैया इसको लिख दीजिए 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ये तो 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना है 5k कैप, लिख दिए। चलिए निकालते हैं, तो 5 में से 3 रुपया चला गया 2 रुपया, 3 रुपया में से 2 रुपया चला गया तो 1 रुपया, और 6 रुपया में से 5 रुपया चला गया तो 1 रुपया, यानी कि आर वेक्टर मेरा आ रहा है ये, और एफ है मेरा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। निकालते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। चलिए नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं। आर इक्वल टू क्या आया है, आर इक्वल टू क्या आया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, और एफ जो है वो है कितना है 2 1 1, और ये है 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2। टॉर्क जो हो जाएगा वो हम जानते हैं ये होता है बच्चों कितना, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। क्या करें, लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप, आर क्या है 2 1 1 2 1 1, एफ क्या है 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2। अब इसको रहा बात निकालना, क्या ये वही चीज़ है जो पहला क्वेश्चन में हम किए थे 2 1 1 1 माइनस 1 2 2 1 1 2 1 1, देखिए जरा 2 1 1 1 माइनस 1 2, यानी कि सेम चीज़ है। तो इसका भी जब हम निकालेंगे तो आंसर मेरा क्या आने वाला बच्चों, सेम आंसर आने वाला है, यानी कि 3i कैप, आप देख लीजिए कॉपी में, माइनस 3j कैप और माइनस 3 माइनस 3 आता है। बोले सारा सेटिंग इस तरह से किया हुआ है कि घूम फिर करके आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ताकि हमारा समय बचे और आप कॉन्सेप्ट सीख सको नया नया। तो ये होगा मेरा टॉर्क का वेक्टर, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में अभी हमको कोई उतना आइडिया है नहीं, हम रोटेशन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इस पर क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, आप देख सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए आ सकता है। तो हमें फॉर्मूला बस बच्चों पता होना चाहिए, मजबूरी बोलिए इसको कि रोटेशन का चीज़ है। अभी वो समझाएंगे इसको तो पता चला, फिर से 15 मिनट लगा। तो आप इसको क्या करना है, अभी हमको फॉर्मूला खाली दिमाग में रखना है, डिटेल वहाँ समझेंगे। एंगुलर मोमेंटम ना डिनोट करते हैं किससे, एल से। तो एल बराबर क्या होता है, ये होता है आर क्रॉस पी। क्या होता है, आर क्रॉस पी। बस ये दिमाग में रखना है कि भाई एल जो है वो एंगुलर
मोमेंटम हो गया। मजबूरी बोलिए कि अभी जैसे शुरुआती वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, बड़ी दिक्कत है, समय लगेगा। ये आप चाहे पोजीशन वेक्टर बोलो, पोजीशन वेक्टर बोलो, या आप चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो, ठीक है। और P जो होता है ये है लीनियर मोमेंटम। P क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, जो डायमेंशन में हम लोग देख चुके हैं, यूनिट डायमेंशन में ये मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर वाइज अगर लिखेंगे ना तो लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर वाइज में हो गया। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे जैसे टॉर्क का देखिए ना कि आर डिस्टेंस पे लगा के फोर्स लगाते हैं, घूम जाता है, बस वैसा ही सर्कुलर मोशन टाइप का है कुछ। मैं इसका डायग्राम आप लोग को बता देता हूँ कि कभी सवाल आए एंगुलर मोमेंटम निकालो, बोल देगा कि आर कैसे, 2 पॉइंट और ये दे देगा मोमेंटम, मास और वेलोसिटी, वेक्टर्स में दे दिया, बस निकालना है। जिसको डीपीपी के अंदर आपको इसका सवाल नजर आएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ डीपीपी हमेशा बनाया करिए। तो ये सेम डायग्राम देखिए ऐसे, लेट इसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट करेगा, ये हो जाएगा मेरा आर वेक्टर, और यहाँ पर है ना ऐसे करके कोई पार्टिकल है, लेट इट भी गोल 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 घूम रहा है, पार्टिकल का मास है m, और वो भाई v वेलोसिटी से घूम रहा है, और इसका मास कितना है, दिस इज मास इज m, ये मास है m। सेम जैसे देखिए ये है पॉइंट A जिसके अबाउट वो घूम रहा है, और ये है पॉइंट P, बस। तो इसी तरह से बेस्ड जो है सवाल आता है। अभी आप फिलहाल बच्चों इतना ही समझिए, ठीक है। इसको खींच दोगे तो दिस इज आर हो जाएगा, आर और V के बीच का एंगल है, हो गया एकदम सेम तरह से। आर क्रॉस P, वहां क्या था, आर क्रॉस F, आर क्रॉस F, आर क्रॉस P। तो P दिया हुआ रहेगा या वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ रहता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है आर क्रॉस क्या हो जाएगा, P। ये फॉर्मूला हो गया, फिलहाल दिमाग में रखेंगे। आर जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बोलेंगे भाई ए से लेकर के P वेक्टर तक, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये OP माइनस OA हो गया, दिस इज वेक्टर क्या हो गया मेरा आर, क्या हो गया मेरा वेक्टर आर, निकल गया। P, तो P बराबर है दिया रहेगा, देखो वेक्टर आर तो ठीक है, क्रॉस मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर में दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, दे दिया। आर हम यहाँ से निकाल लिए 3i कैप प्लस j कैप प्लस जो भी आ रहा है k कैप, मास दे देगा 20 kg है या 10 kg कुछ, तो बोले भाई ये तो स्केलर नंबर है ना, मास को ले लो बाहर, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका हो जाएगा, सिर्फ आर क्रॉस v का। इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं, यानी कि चाहे इस पे आए चाहे इस पे आए, सवाल में दो चीज, या तो आर वेक्टर और P डायरेक्ट दे दे तो दोनों का क्रॉस कर लीजिए, या वेलोसिटी वेक्टर देता है और आर वेक्टर देता है, मास बोल देगा 20 kg, तो भाई 20 kg रख करके ये दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे। तो ऐसे ये हो गया मेरा लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। नेक्स्ट लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी जो है ना वो v वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे डिफाइन होता है बच्चों, तो v इक्वल टू है ओमेगा क्रॉस r। अभी बोलोगे सर अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कहाँ से आ गया सर, कैसे, अच्छी बात है नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ही समझ में आना चाहिए सेकंड नंबर पॉइंट से, टॉर्क को छोड़ करके। क्यों, क्योंकि इसको पढ़ेंगे बच्चों आगे, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए मेरा, क्योंकि इस पर सवाल आ जाते हैं, मजबूरी है। सब कुछ डायग्राम से आपको विजुअलाइज करवाऊंगा ये रोटेशन चैप्टर के अंदर, काहे ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, सब कुछ अभी आप जान लीजिए। इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, और ये ओमेगा जो है इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये आर जो है या तो पोजीशन वेक्टर बोल दो, उसी तरह से जैसे निकाल रहे हैं ना, बस पोजीशन वेक्टर, या फिर बोल दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिस तरह से सवाल के अंदर दिया रहे उस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एकदम चिंता नहीं करना है बच्चों, अगर नहीं बुझा रहा है ना तो समझिएगा ना, कसम से बता रहा हूं, मैं दिल खोल करके कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप समझिएगा कि यार अनिल सर थोड़ा तो विश्वास करो, अच्छा है नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि मेरा दिमाग ठीक है, हमने पढ़ा नहीं रोटेशन और हमको बुझा नहीं रहा, क्या बात है, पढ़े ही नहीं बुझा ही नहीं रहा है। जब पढ़ लेंगे तब नहीं बुझाएगा ना, तब थोड़ा सा डाउट होता है भाई क्या नहीं पढ़ भी नहीं, कितना समझ में आ रहा है, यानी मेरा ब्रेन ठीक काम कर रहा है ना, अच्छी बात है, पैसा बच रहा है, डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। बोलोगे सर ऐसे, बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि क्या करेगा बेटा, नहीं तो दिमाग में चलेगा यार आंसर क्या लिख रहे हो समझे में नहीं आ रहा है।
तो देखिए लीनियर एक्सेलरेशन इसको डिनोट करते हैं बच्चों किससे, ए से। लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन ये देखिए कैसे था, ये था लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और रोटेशन में क्या अंतर होता है, तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में डिफाइन होता है। उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जैसे कि हमने यूनिट डायमेंशन में आपको याद भी करवाया था चीज़ें। ए इक्वल टू हो जाता है यहाँ अल्फा क्रॉस आर, ये ठीक है, ये हो गया मेरा लीनियर एक्सेलरेशन। क्या है ये, लीनियर एक्सेलरेशन। और जनरली ये जो होता है बच्चों ना, दैट इज पता है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सटीक अगर बोला जाए ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है, और ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी के लिए फिलहाल अगर बोल दिया जाए कि भाई, और ये वही पोजीशन है ना, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है। बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया है, बताओ लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। कभी बोलेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप समझना कि इसका या तो नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल दे तो हम ये करेंगे। बस हो गया, 4 काफ़ी है जिस पर फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस नज़र आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हुआ फिजिक्स में एप्लीकेशन। अब पढ़ते हैं कि भाई एक क्रॉस भी फिजिक्स में तो सर समझ में आया, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब चीज़ है यार, इसका कुछ ज्योमेट्रिकल कुछ मीनिंग होता है या फिर खाली फॉर्मूला और फिजिक्स में काम आता है? नहीं, ज्योमेट्रिकल में ना उसका इंटरप्रिटेशन है बच्चों, यही क्रॉस प्रोडक्ट का। सर क्या मतलब हुआ, मतलब ये ज्योमेट्री, चले जाते हैं जरा मैथ्स में। मैथ्स में इसका क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। जो फॉर्मूला हम लोग और आपको ऑलरेडी आता है, जो हमने 7th 8th 9th में पढ़ा था, मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोड़ दो क्या लिखा हो पीछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो सब बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बचपन में पढ़े थे। वही फॉर्मूला आज पढ़ेंगे। ज्योमेट्री हो गया ना ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जानते हैं। लेकिन आज 11th में चले गए, थोड़ा बड़े हो गए, तो थोड़ा सा नया चीज पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम फॉर्मूला से निकालेंगे जो पढ़े थे, बड़ा आसान है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सब लोग बोलिएगा क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल पाएंगे हम किसे, क्रॉस प्रोडक्ट से। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ जो बोल दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब कुछ जो है ना हम लोग निकाल पाएंगे किससे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। एरिया ऑफ रोम्बस, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। डायगनल अगर दिया हुआ हो तो कैसे करते हैं कि नहीं, चाहे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ स्क्वायर बोल दो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल चलेगा। तो ये सब, तो ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन हो गया। क्या, इट इज यूज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 पॉइंट दे दे, उसका एरिया बताओ क्या, इसी से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, भाई जो बोल दे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कुछ बोल दो, सब चलेगा। देखते हैं कि कैसे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको निकालना है कब, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जितना तरह से वेरिएशन सवाल आपको मिलते हैं ना बुक्स में, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड मैंने कर दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिया रहेगा तो कैसे, ऐसे दिया रहेगा तो कैसे, ऐसे दिया रहेगा तो कैसे, सब ऐसे 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 से कर करके ये पॉइंट नंबर्स में यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक, एक बार ये दिमाग क्लिक करिए ना, फिर कोई भी बुक आप उठाइएगा, आराम से चालू हो जाइएगा। ठीक, डीपीपी में भी हर चीज़ पर अलग अलग आई कैप जे कैप के कैप पर आपको मिलेगा सवाल, यानी कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, हमको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है कब, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स मतलब अगल बगल वाला, आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब लेट ये वाला दिया हुआ है वेक्टर ए, और इसके अगल बगल वाला जो दिया हुआ है लेट इट बी वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमको समझे में नहीं आ रहा कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो हम पढ़े तो उसका इसमें क्या यूज़ है, हमको कुछ नहीं पता। अच्छी बात है नहीं पता, तो जब नहीं ही पता है तो जो बचपन में पढ़े एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वहीं से चालू हो जाते हैं। देखते हैं क्या आता है प्रूफ। तो देखिए भाई क्या आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि बेस आई इंटू हाइट। इंटू मैं क्रॉस ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो पता चले सर पहले से कंफ्यूज हो गया ना, बेस इंटू हाइट।
बेस क्या, हाइट क्या, बेस क्या है भाई, तो दिस इज बेस। ये क्या है बच्चों, दिस इज बेस। तो हमको मैग्नीट्यूड लेंगे, जैसे ये कितना लेंथ हो, मान लीजिए 5, ये लेंथ हो 3, तो ये हो गया बेस। तो बेस का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, मॉड ए। हाइट कैसे निकालेंगे भाई, हाइट जो है ना वो कभी भी टेढ़ा वाला डिस्टेंस नहीं होता है, कभी भी नहीं, पैरेललोग्राम ना ऐसे टेढ़ा है। हाइट इज ऑलवेज क्या, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, दिस इज हाइट। कैसे होगा, तो बोले अब हम लोग जानते हैं इसका लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, b, यानी मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस इज b, है ना, ये लेंथ वेक्टर का b है। इसका जिधर थीटा सटा हुआ उधर तो आता है कॉस, जिधर सामने हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन, यानी ये b कॉस थीटा नीचे इधर आ जाएगा b साइन थीटा। तो b साइन थीटा को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा बड़े हो गए ना थोड़ा वेक्टर वाइज में, तो मैग्नीट्यूड को थोड़ा स्टाइल मार के लिखें, थोड़ा सा स्टाइल मार देते हैं, ऐसे लगे जैसे बहुत कुछ आता हो मॉड b साइन थीटा ये लिखते तो थोड़ा लगता है कम आता है ना, ये लिखने वाला लगता है बहुत कुछ पढ़ करके आए मॉड b, ऐसे चीज़ क्या है बच्चों, वही है, ठीक, थोड़ा स्टाइल मारा हुआ है। हाँ, तो क्या करें, तो बोले हाइट मेरा आ गया कितना, मॉड b साइन ऑफ थीटा। ये देखिए एरिया ऑफ क्या आ गया, पैरेललोग्राम। भाई ये क्या है, दिस इज मॉड ए मॉड b साइन थीटा। मॉड ए मॉड b साइन थीटा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं a क्रॉस b जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, a क्रॉस b वेक्टर जो है, ये तो वेक्टर हुआ, उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हो गया बच्चों क्या, क्या हो गया, ये a क्रॉस b जो हम पढ़ते हैं कि कोई दो वेक्टर दिया हो, वेक्टर a वेक्टर b, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है ना वो दे दिया, लो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया। बड़ा बढ़िया बात है, यानी कि कुछ समझ में आया कि ओ जो a क्रॉस बी डिटर्मिनेंट कैसे कैसे सब कुछ सीखे, उसका जो आंसर आता है वो देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अरे वाह, इसका मतलब क्या, मैथमेटिक्स में एक सिग्निफिकेंस हो गया, ज्योमेट्री का एक एप्लीकेशन हो गया। कभी बोले निकालने के लिए शुरुआत कहाँ से किए, वही जो बचपन से आता था, बड़े हो गए तो 3 लाइन में बड़े हो गए हम लोग, है ना। एक गाना बॉलीवुड का, चलते चलते हीरो बचपन से बड़ा हो जाता है, हम लोग 2 लाइन में क्लास 7 से सीधे चले गए 11 में, सब छड़प गए इधर। तो ये हो गया, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या है, दिस आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ऐसा है। अच्छा एक और बात, ये है एरिया, यानी जब मैग्नीट्यूड लिखा हुआ ना तो एरिया दे रहा है। सटीक में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ऐसा है ना सटीक। लेकिन बच्चों जब नहीं लिखा रहा है ऐसा ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप समझ जाना एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि डंटी लगा करके मैग्नीट्यूड। बोलो सर अगर डंटी हटा दे तो जो सिर्फ a क्रॉस b निकालते हैं, आई कैप और जे कैप के कैप, वो क्या है भाई, क्या है, उसका भी सिग्निफिकेंस है बच्चों, उसको बोलते हैं पता है क्या, वेक्टर एरिया। क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे ना वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा a क्रॉस b, यानी कि जो हम a क्रॉस b निकालते हैं उसको हम लोग वेक्टर एरिया कहते हैं। जब डंटी लगा के मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको सिर्फ एरिया कहते हैं। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो एरिया होता है ना उसका एक डायरेक्शन होता है। हर एरिया जो भी निकालते हैं उसका एक डायरेक्शन होता है। ये पहली बार हमें वेक्टर में आज हमको पता चल रहा है। जब क्लास 12th में हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं तो जाएंगे ही, गारंटीड है। जब जाएंगे वहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, मैग्नेटिक के अंदर भी, कि एरिया वेक्टर यही सीख लेते हैं। ये जो ए बी और जो लाइन पैरेललोग्राम बना है ये मेरा बोर्ड पर बना हुआ है। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, वेक्टर है, इसका मतलब कोई डायरेक्शन आएगा। डायरेक्शन किधर आएगा, ए के तरफ हाथ रखो, बी को मार दो एक चाटा, तो ए के तरफ हाथ ऐसे रखो कि बी का ये गाल है, मारेंगे धड़ाक से, हाथ ऐसे रखाएगा, करो रोटेट, ए क्रॉस बी करेंगे, डायरेक्शन किधर आ गया बच्चों, बाहर की ओर। यानी ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन आता है बाहर, बी क्रॉस ए करेंगे तो डायरेक्शन किधर चल जाएगा, अंदर, इनटू द पेज। यानी इसका जो अगर डायरेक्शन बोले ना तो ये हो जाएगा कैसे, ऐसे, और ऐसे का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। तो एक चीज़ हमको समझ में आया
कि चाहे ए क्रॉस बी करो और चाहे बी क्रॉस ए करो, हर एरिया जो बना हुआ है ना उसका एक डायरेक्शन होता है जो कि किधर होगा, तो बोलेंगे जिस प्लेन पर वो बना हुआ है ना उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो जरा बोर्ड पर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर आएगा, चाहे बी क्रॉस ए करो चाहे ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी किए उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। भाई अगर हम बी क्रॉस ए करते तो भी क्या आता, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता, चाहे ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए, दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होता है, सेम। तो ए क्रॉस बी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बी क्रॉस ए भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड निकाले तो। लेकिन अगर डायरेक्शन अगर बोले वेक्टर एरिया तो भैया दो डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन जो भी होगा ना वो जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर ही होगा, चाहे आउटवर्ड या इनटू द पेज। ये बात याद रखिएगा, जिंदगी में बड़ी काम करने वाला है। आईआईटी वगैरह ये सब जो पूछता है ना बच्चों, जेईई एडवांस की अगर बात करूँ, इतना घुमा देता है ना एरिया में, पूरा विजुअलाइजेशन 3D में कर देता है। हो गया, तो जब भी जरूरत पड़ेगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरा निकल गया। ठीक, जरा सवाल देखते हैं क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर ये ऐसा एंड वेक्टर बी ऐसा, यानी कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। हमको बोला है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालो, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का मतलब अभी हम सीखे हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, कितना होता है, मैग्नीट्यूड। तो देखो जरा सा, ये वही वेक्टर है जो हमने शुरू में दिया था, ये वही वेक्टर है जो हमने शुरू में दिया था। तो ए क्रॉस बी का जब डंटी निकाले थे ना तो आंसर कितना आया था, 3√3। ठीक है, ये हो गया। तो 3√3 एरिया है ना, तो इसको आप लिख दो स्क्वायर यूनिट, और अगर वॉल्यूम कभी आ जाए तो लिख देंगे क्यूबिक यूनिट। ठीक, यूनिट क्यूब, तो स्क्वायर यूनिट हो गया। एक और बात, कभी भी जब ए क्रॉस बी निकाले और मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा पता है, हमेशा क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो दिस हैज़ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। यही फायदा है कि एक ही चीज़ दे दी है ना, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक, 3√3 हर बार आ रहा है, लेकिन हमारा सवाल, हमारा कॉन्सेप्ट वो चेंज होते जा रहा है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। एडजेसेंट साइड्स ट्रायंगल के भी अंदर, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। एडजेसेंट साइड्स बच्चों कोई भी ले लो, तो लेट हम एक ले लेते हैं ये, लेट हम एक ले लेते हैं ये ए और ये ले लेते हैं बी, यानी कि दिस ए वेक्टर और ये वाला क्या ले लिए, बी वेक्टर। एक सेकंड बच्चों जरा, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। तो दोनों के बीच लेट इट बी एंगल थीटा। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे निकाले भाई, तो हमको जो समझ में आता है बेसिक जो बचपन पढ़े, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वहीं से चालू हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू, क्रॉस नहीं लगाते हैं ना, ब्रैकेट लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमको मैग्नीट्यूड से वास्ता है, क्योंकि हम सिर्फ एरिया निकाल रहे हैं, वेक्टर एरिया नहीं, सिर्फ एरिया। मैग्नीट्यूड क्या है बेस का, तो बेस हो जाएगा कितना, मॉड ए। हाइट क्या, हाइट कभी भी टेढ़ा वाला नहीं लेते हैं, सीधा लेते हैं। तो सीधा कौन सा हाइट हो जाएगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो दिस इज क्या बन जाएगा मेरा पता है, हाइट। कितना हो जाएगा हाइट, ये है बी, मैग्नीट्यूड कितना है बी, तो बी कॉस थीटा इधर, बी साइन थीटा इधर, यानी कि फिर हम कुछ स्टाइल मारने वाले हैं। हाइट हो गया बी साइन थीटा, या फिर ऐसे लिख दो बी साइन थीटा, चलेगा। तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या आया भाई, बेस आया है मॉड ए। हाइट क्या है, हाइट आया है मॉड बी साइन ऑफ थीटा। तो देखो हम लोग जान गए हैं कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है किसका, तो ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देख रहे हो प्रूफ कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है जो हमने बचपन में पढ़ा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस क्लास 8 से छड़प करके 11 में चले जाते हैं, एक लाइन में चले गए क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी कि ए क्रॉस बी हमको निकालने आता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है, बस बटे 2 कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया हमारा। ए बी क्या है मेरा, एडजेसेंट साइड्स। तो एक तरीका हमने ये सीखा बच्चों, ठीक है। दूसरा तरीका जरा सा देखते हैं, सिंपल वाला क्या है भाई, सेकंड एनालिसिस। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था,
क्या पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? ये है ऐसे, और ये है वेक्टर ए, और ये वाला है वेक्टर बी। दो था। बोले एक पैरेललोग्राम को ना अगर हम ऐसे दो भाग अगर कर दे, एक डायगोनल बना करके ना, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। ये बड़ा आसान वाला है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इतना पूरा हो गया। अगर एक डायगोनल ऐसे डाल देना तो दो भाग हो गया, बराबर भाग। यानी पूरा आंसर अगर 10 रुपया है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, क्योंकि एक डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है पूरा दो बराबर भाग में पैरेललोग्राम को। यानी हम बोल सकते हैं कि अच्छा एरिया ऑफ पूरा पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। कितना अच्छा बात है, देखो जरा, ए बी सी डी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो होगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना, ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ही लाइन में आंसर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा हाफ। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इधर आ गया, हाफ इंटू हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो यहां पर ऐसे हमको समझ में आ गया। यहीं से बोलेंगे कि अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हो गया वो हो गया हाफ टाइम्स, देखो जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, खाली करते हैं ये, बस ए क्रॉस बी करो, वो होता है पैरेललोग्राम। यानी यहाँ से भी डायरेक्ट एनालिसिस से हम लोग निकाल सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है। तो ये सेकेंड एनालिसिस है। आपको जिधर से आसान लगे उधर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose 2 adjacent sides are formed by the vector A and vector B। देख रहे हो, सवाल अलग, कॉन्सेप्ट अलग, प्रूफ अलग, बस वेक्टर रिमेन सेम ताकि मेरा समय बचे थोड़ा सा। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर एडजेसेंट साइड्स की बात अगर करता है तो लेट दिस बी वेक्टर ए, लेट दिस बी वेक्टर बी, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे करते हैं तो ये आ जाता है। जब एडजेसेंट साइड्स हमको पता हो तो ए क्रॉस बी, बच्चों यही दोनों वेक्टर का ए क्रॉस बी अगर हम निकाले, देखिए कैपिटल ए है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर आपने छोटा क्यों लिख दिया, ऐसा कोई बात नहीं है, आपके जो दिया हुआ वही लिखो। तो कितना आएगा, देखो हाफ तो ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमने निकाला था, ये आया था कितना, 3√3। तो यही आंसर आ गया, 3√3/2 एरिया है तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, 3√3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब तीसरा जो इसका एप्लीकेशन कैसे है ज्योमेट्रिकल में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो व्हेन 2 डायगोनल्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, व्हेन 2 डायगोनल्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों देखिए जरा एक चीज, जब डायगोनल्स दिया हुआ रहता है ना वेक्टर फॉर्म में, तो चाहे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, क्वाड्रिलेटरल कोई 4 पॉइंट ले लो, लेट कोई भी 4 पॉइंट ले लिए, क्या फर्क पड़ता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर तो पता है कि हाँ है ना, एकदम स्क्वायर जैसा लगना चाहिए। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस ऐसे बना लो चलेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तो यही 2 साइड्स पैरेलल हो और 2 साइड्स नॉन पैरेलल हो, है ना, कोई भी। तो चाहे इसका बोले देखो 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से 4 पॉइंट से, भाई किसी का बोले सिर्फ डायगोनल्स उसमें दिया हुआ हो, एक डायगोनल हो और दूसरा डायगोनल हो, यानी कि D1 वेक्टर हो और एक हो D2 वेक्टर। तो हाउ टू फाइंड, कोई भी आपसे सवाल पूछे, फॉर्मूला विल बी एक, तरीका विल बी एक टू फाइंड द एरिया ऑफ ये सब, कब डायगोनल्स के फॉर्म में। मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट ऐसे है, डायगोनल से बचो, क्या है डायगोनल्स, तो लेट यहाँ से ना एक डायगोनल हमने बना दिया ऐसे और दूसरा डायगोनल हमने बना दिया ऐसे, क्वाड्रिलेटरल का निकाल रहे हैं। तो एक डायगोनल हो गया क्या AC और दूसरा हो गया BD। बोलो सर क्या कर रहे हो यार, हम एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल निकाल दे रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल निकाल देंगे तो चाहे रोम्बस बोलो सर, ये है ना, ये स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल बोलो, जो बोलो बच्चों सब चलेगा। कैसे निकाले? ये AC जो है ये हो गया मेरा D1 वेक्टर और जो BD है वो हो गया है मेरा D2 वेक्टर। इसी के रूप में एरिया ऑफ ये निकालेंगे। तो कैसे हम लिख सकते हैं? पहले शुरुआत देखिए क्या करें। बोले भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ना, अगर हम देखें एक डायगोनल सिर्फ इसको देखें, मान लीजिए एग्जाम्पल लेट AC, तो एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल वो हो गया, तो क्या कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये दोनों अगर कर दे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम प्रूफ कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? बस कोई दो वो एडजेसेंट साइड दे दे, A क्रॉस B। हाँ, तो हम सबसे पहले ना वेक्टर एरिया से चालू करते हैं। देखिए वेक्टर एरिया क्या होता है उसको देखिएगा। वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या करें, एक ट्रायंगल ये ABC, यानी कि वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ABC तो हो गया मेरा, अब आता है ACD। बड़ी छोटा छोटा चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, पता है। एक सेकेंड, ये जो वेक्टर एरिया जब बोलते हैं इसका मतलब कि डायरेक्शन का खेल है। कहीं ना कहीं हमको पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो मान लीजिए ये जो ऐसे डिवाइड किए तो इधर 5 रुपया, इधर 5 रुपया, तो टोटल हो गया 10 रुपया। तो भैया टोटल जुटना चाहिए, तभी तो टोटल एरिया होगा। जब हम वेक्टर एरिया लिखते हैं मतलब कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन आ गया। तो कैसे करें? हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल जो होता है ना ऐसे, दिस इज A वेक्टर और दिस इज B वेक्टर। A क्रॉस B करते ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू A क्रॉस B। अगर A क्रॉस B करे तो डायरेक्शन किधर आया? बाहर। तो देखिएगा यहां पर हम दो वेक्टर लेते हैं ध्यान से। एक वेक्टर है AB वेक्टर और एक है मेरा AC वेक्टर। तो ये जो ट्रायंगल है वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये दोनों मेरा एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा क्या? एक AB वेक्टर एक AC वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ इंटू AB इधर AC इधर, तो AB क्रॉस AC करो जरा, ये ना A क्रॉस B, तो आउटवर्ड, तो AB क्रॉस AC, तो AB के तरफ हाथ रखो, AC का गाल है, मारो एक चटाका धड़ाक से। तो डायरेक्शन क्या आ गया बच्चों? आउटवर्ड, यानी इसका डायरेक्शन आ जाएगा बाहर की ओर। तो भैया अगर ये बाहर है तो दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे वो भी डायरेक्शन किधर आना चाहिए? बाहर ही आना चाहिए। जैसे 5 रुपया प्लस 5 रुपया, दोनों बाहर होगा तभी तो जुटेगा। 5 रुपया प्लस 5 रुपया। अब ये वो बोल दे डायरेक्शन है बाहर और दूसरा वाला बोल दे डायरेक्शन है अंदर। इन्हें लग रहा कि उल्टा हो गया, 5 रुपया इधर तो इधर, भाई 5 न्यूटन इधर 3 न्यूटन इधर, बच्चों तो गड़बड़ हो गया ना। जोड़ना का मतलब क्या? 5 इधर 5 इधर, तब टोटल मिलकर के हो जाएगा 10। तो ये एरिया प्लस ये एरिया दोनों जोड़ना, यानी कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए वेक्टर का? सेम, बाहर की तरफ। तो AB क्रॉस AC किए तो आया आउटवर्ड। ACD कैसे निकालेंगे? ACD तो ये आप ऐसे कर दो। तो देखो AC इधर है, AD इधर है, तो हाफ इंटू अगर बच्चों AC क्रॉस AD करेंगे, करो AC के तरफ हाथ रखो, AD के तरफ घुमा, मारो AD को धड़ाक से। डायरेक्शन किधर आया? आउटवर्ड। यानी कि इस ट्रायंगल का भी डायरेक्शन आया है आउटवर्ड और इस ट्रायंगल का भी डायरेक्शन आया आउटवर्ड, दोनों जुट जाएगा। तो हम यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। लिखते हैं, अभी हम वेक्टर एरिया लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड बाद में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? हाफ इंटू AB क्रॉस AC, हाफ इंटू AB क्रॉस AC हो गया। AB क्रॉस AC। बोलोगे सर क्या कर रहे हो यार, वेक्टर एरिया क्या समझा रहे हो, है ना। वेक्टर बच्चों हमको एरिया निकालना, एरिया मतलब मैग्नीट्यूड। हम वेक्टर निकाल रहे, इसमें बस डायरेक्शन आएगा, लास्ट में मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो अपने आप डंटी लगे, मैग्नीट्यूड आंसर आ गया। ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का आ गया, कहानी खत्म। बस यही काम करने वाले हैं AB क्रॉस AC ऐसे, ठीक है। प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ACD, तो ACD का क्या करें? तो हाफ इंटू AC क्रॉस AD। अगर AD क्रॉस AC करेंगे तो बच्चों अंदर डायरेक्शन हो जाएगा, तो प्लस माइनस गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ACD में क्या किया? हाफ इंटू AC क्रॉस क्या हो गया? AD। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि भैया फॉर्मूला में D1 आना चाहिए और फॉर्मूला में D2 आना चाहिए, यानी कि एक AC वेक्टर रहना चाहिए फॉर्मूला में D1 डायगोनल्स, और दूसरा में BD रहना चाहिए। तो देखिए कि भाई BD कहीं है क्या? नहीं। AC है क्या? है।
AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, तो भैया इसको रहने देना, इसको मत छेड़ना, AC चाहिए मेरे को डायगोनल D1। करो कुछ करो आप। बोले कि देखिए ये AC क्रॉस AD है, ये है AB क्रॉस AC। अब हम कैलकुलेशन के तरफ चल रहे हैं, ठीक है, हम कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बोले यहाँ पहले AC है, यहाँ इधर AC है, तो बोले भाई अब हम पलट देते हैं बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली हमने लिख दिया, अब हम मैथमेटिकली चल रहे हैं। A क्रॉस B जो होता है, कहीं बाई चांस अगर लिखा हुआ है और अगर आप लिखोगे B क्रॉस A, तो दोनों तो अलग डायरेक्शन होता है, माइनस लगाते हैं तब दोनों क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन। ये हम जानते हैं, पढ़े हैं एंटी कम्यूटेटिव वेक्टर का। तो क्या करें, तो बोलते हैं कि भाई अगर हमको इसको पलट करके लिखना होगा तो ये AC क्रॉस क्या हो जाएगा पता है, AB क्या हो गया, AC क्रॉस AB। अगर पलटेंगे तो एक माइनस लगा देना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या होता है, सेम। बोलो सर आप क्यों पलट रहे हो, इसलिए ताकि यहाँ AC क्रॉस है, यहाँ भी AC क्रॉस आ गया, हम कुछ कॉमन ले लेंगे आराम से और हमारा काम हो जाएगा। प्लस ये क्या है, AC क्रॉस AD। अब देखो क्या है, यहाँ आ गया बच्चों, देख रहे हो ये माइनस ऐसा, ये है प्लस टाइम, तो चलो प्लस पहले लिख लेते हैं, उसको हम बाद में लिखते हैं क्योंकि एडिशन है, ताकि ना कुछ थोड़ा सा अच्छा एक फॉर्मेट आ जाए, और कोई बात नहीं। लिख लीजिए, तो पहले ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, यानी कि हाफ टाइम्स AC क्रॉस AD इधर, और ये क्या है, ये है टोटल लिखा हुआ माइनस हाफ टाइम्स AC क्रॉस क्या है, AB। जो माइनस है उसको उधर लिख दिया ताकि थोड़ा देखने में ठीक लगे। कॉमन क्या क्या आ सकता है वो देखो, हाफ बाहर आ सकता है, तो भैया हाफ तो बाहर चला गया। ये AC क्रॉस, यानी कि हम AC जो है ना, AC क्रॉस हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, AC क्रॉस, तो भैया AC क्रॉस हमने कॉमन ले लिया। तो जब क्रॉस, एक लाइन और लिख दूँ बच्चों क्या, चलिए एक लाइन और लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो नहीं होता कि अरे देखिए अब मेरे को तो आसान लग रहा है, लेकिन बच्चों आप लोगों को थोड़ा, सबसे पहले हाफ कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह पे, बचेगा क्या वो देखिएगा। यहाँ बच रहा है AC क्रॉस AD, ठीक है, यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस, तो ये बच रहा है AC क्रॉस AB। अब थोड़ा सा ठीक लगेगा, तो भाई हाफ तो बाहर चला गया, AC क्रॉस, अगर AC क्रॉस कॉमन ले ले तो बोलेंगे AC क्रॉस अगर हमने कॉमन ले लिया, AC रहना चाहिए, क्या बचेगा यहाँ बचेगा AD, और वहाँ बचने वाला क्या है, माइनस AB बच गया। AC तो भैया डायगोनल कौन सा था, D1 डायगोनल AC। ये AD माइनस AB को कुछ हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, AD माइनस AB हमको चाहिए ना, देखिएगा AD माइनस AB बच्चों, AD माइनस AB, ये जरूरत पड़ रहा था ना मेरे को, है ना, कि भाई क्या होगा। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर आइए जरा, इस ट्रायंगल में जब देखोगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, दिस इज A से गए हैं कहाँ, D, और ये गया है A से C, तो AC तो मेरा ठीक है, AC तो मेरा आया हुआ डायगोनल D1, हमको चाहिए डायगोनल D2, यानी कि B से लेकर के D तक हमें मतलब है। तो इन ट्रायंगल ABD में चेक करो, ट्रायंगल लॉ लगाओ। तो ट्रायंगल लॉ क्या है, A से गए B, एरो देखो, फिर B से गए D, तो हम पहुंच गए A से D, ट्रायंगल लॉ। यानी कि इन ट्रायंगल अगर बोले ABD में ट्रायंगल लॉ अगर हम लगाएं तो देखें कि AB प्लस BD जो है वो होता है कितना, AD, ट्रायंगल लॉ। हमको जरूरत क्या था, देखिए AD माइनस AD यहाँ है और AB उधर चल गया, आ गया मेरा क्या पता है, BD, यानी मेरे काम का चीज़ आ गया है। BD इक्वल टू हो गया मेरा कितना, AD माइनस AB। कैसे निकाले, ट्रायंगल लॉ लगा दिए, AD माइनस AB जो जरूरत था, BD आ गया। व्हाट इज BD इज डायगोनल D2। तो AC तो मेरे पास था D1, BD घट रहा था, वो भी आ गया सेटिंग करके, यानी कि हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो इसको जगह पर हम रख देते हैं, ठीक है, नीचे AD माइनस AB के जगह पर BD, तो ये आ जाएगा मेरा हाफ AC क्रॉस, ये क्या आ जाएगा, BD। बच्चों देखो जरा इससे कि क्या है, ये अभी ना मैग्नीट्यूड सब नहीं लिखे हैं, तो ये आ गया है ये क्या हो गया, दिस इज डायगोनल D1 और क्रॉस डायगोनल क्या हो गया, D2। ये जो आया है ये क्या है, वेक्टर एरिया आया है, क्या है, वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आ गया, वेक्टर एरिया आ गया।
अब जब वेक्टर एरिया आ गया तो मैग्नीट्यूड अगर निकाल दें तो वेक्टर हट गया, सीधे बोल देंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी मेरा यूनिवर्सल फॉर्मूला आ जाएगा कि व्हाट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो होगा तो बोलेंगे हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बस मैग्नीट्यूड लगा दो, क्या चाहिए d1 क्रॉस d2। ये तो देखो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इसके अंदर आएगा, मैग्नीट्यूड ले लेंगे खटाक से, तो ये मेरा दे देगा क्या चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बस डायगोनल d1 कोई वेक्टर में दिया रहे, डायगोनल d2 वेक्टर में दिया रहे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल दो बटे 2, ये बन गया मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, रोम्बस, चाहे ट्रेपीजियम कुछ भी दे दे बच्चों, 4 बस डॉट से बना हुआ हो मेरा खटाक से आंसर, ठीक है, हाफ इंटू d1 क्रॉस d2। तो ये है, जरा सवाल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बोला है, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम हो गया भाई ए बी सी डी, बोलता है कि हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय वेक्टर ए, तो यानी कि एक डायगोनल ऐसा होगा, लेट इट बी वेक्टर ए, एक वेक्टर बी है, दूसरा डायगोनल है कौन वेक्टर बी। तो बोलता है कि यानी कि डायगोनल दिया हुआ, तो डायगोनल d1 जो है वो है वेक्टर ए और दूसरा जो डायगोनल है वो है वेक्टर बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है हाफ इंटू d1 क्रॉस d2, यानी कि हाफ इंटू मेरे पास दे के रखा है बच्चों ए क्रॉस बी, है कि नहीं, ए क्रॉस बी जो दो वेक्टर है। गौर करके देखो ये वही क्वेश्चन है ए और ये वही क्वेश्चन है जो शुरू से सॉल्व करते आ रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, यानी इसका आंसर कितना आया था याद करिए 3√3। एरिया है स्क्वायर यूनिट, अलग कुछ भी रख सकते हैं तो कैलकुलेट कर ले अलग आंसर आएगा, झूठ मूठ का भी 5 मिनट समझ जाता, लेकिन हम चाह रहे हैं ना बहुत सारा कंटेंट्स आप लोग तक बच्चों जरा पहुंचा दो। कितना आंसर आ गया 3√3/2। तो जब डायगोनल्स दे हाउ टू फाइंड, ये तरीका हो गया। नेक्स्ट चौथा, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कैसे सवाल देता है कि व्हेन 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, यानी ना अब 3 पॉइंट दे के रख देगा सवाल, जैसे कि ये द 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर a 3 2 5 5 3 6 एंड 4 1 7, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भैया हमने दो ही चीज पढ़ा है, ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड्स हो या डायगोनल्स हो, ठीक है। तो 3 पॉइंट दे के रखा है क्या क्या दे के रखा है, a 3 2 5, b 5 3 6, c 4 1 7। हाउ टू फाइंड है ना ए बी सी ट्रायंगल। तो हम बोले कि भाई ट्रायंगल का एरिया हमने पढ़ा है कि बस एडजेसेंट साइड्स कोई बता देता ना वेक्टर में, तो बस हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर निकल सकता है क्या, देखिए निकल सकता है। दिस इज कैसे निकल सकता है पता, क्या करेंगे हम, एक वेक्टर ये निकाल लेंगे और एक वेक्टर हम ये निकाल लेंगे, बस मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, दिस इज ए बी वेक्टर और ये हो जाएगा मेरा ए सी वेक्टर। तो एडजेसेंट साइड्स हो गया दोनों, कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों हम निकालें, कोई जरूरी नहीं, हम इधर से भी निकाल सकते हैं। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है, या तो ये निकाल लो, बस कहानी खत्म। तो ये हो जाता बी सी वेक्टर, ये हो जाता बी ए वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स। तो आंसर क्या आ जाएगा देखिए, बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी होता है। यहाँ पर मेरे लिए क्या आ रहा है, तो बोले ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। और जो है ना देखिए कैसे लिखा जा सकता था, कोई बच्चे बोलेंगे सर कोई जरूरी है कि हम यही ले, कोई जरूरी नहीं है, एडजेसेंट साइड ये दोनों भी तो है। तो क्या करते हैं, बी सी क्रॉस बी ए या बी ए क्रॉस बी सी दोनों चलेगा, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक चलेगा। तो बी सी क्रॉस बी ए या बी ए क्रॉस बी सी जो कर लो, ये हो गया। या और भी कोई बच्चे बोलेंगे सर कोई जरूरी है कि यही दोनों, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आप सी से निकाल लो, तो एक सी आ जाता और एक सी बी आ जाता, यानी ये और ये दोनों भी क्या है एडजेसेंट साइड से, तो यानी कि सी ए सी बी। तो हम लोग बोल देंगे सी ए क्रॉस सी बी। देखिए सी ए सी बी एडजेसेंट साइड्स वेक्टर निकाल लीजिए उसका हाफ इंटू, तो ये सारे चीज़ जो है एरिया ऑफ क्या दे देगा हमें, ट्रायंगल। क्या हम ए बी वेक्टर बच्चों निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। फिर ए सी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल ओ सी माइनस ओ ए, दोनों वेक्टर निकाल लीजिए और आंसर। तो हम ना क्या करते हैं, यहाँ से आपको देखिए करके दिखाते हैं कि ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए।
ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो सब्ट्रैक्ट कर देना सीधे, तो बोलेंगे 5 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट आंसर लिख देते 2i कैप, फिर 3 में से 2 जाएगा तो प्लस j कैप, फिर 6 में से 5 जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 1k कैप। ये निकल गया मेरा ए बी वैक्टर। ए सी कितना आएगा, ए सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ओ सी कितना है भाई, ओ सी है यानी 4 आई कैप जे कैप 7k कैप। ओ ए कितना है, इतना, यानी कि सब्ट्रैक्ट करो सी में से ए, सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 3 गया तो 1, 1 में से 2 गया माइनस 1, 7 में से 5 गया तो प्लस 2k कैप। ये हो गया मेरा ए सी वैक्टर। बच्चों गौर करो ये दोनों वैक्टर को, देखो और देखो और देखो, 2 1 1 1 माइनस 2, ये वही क्वेश्चन है जो शुरू से हम लोग बना रहे हैं, यानी ये दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे या मैग्नीट्यूड करेंगे, आंसर क्या आएगा 3√3। किस तरह से सेटिंग है कि सब जगह आंसर सेम आएगा फिलहाल। तो ये 3√3/2 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। कोई भी दूसरा पॉइंट देता आप, मैंने तरीका सिखा दिया कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ, और ये आने वाला है 3√3 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, किधर से भी निकालोगे ना आंसर बच्चों सेम आने वाला है, चाहे इधर से चाहे इधर से एरिया। तो ये 4th नंबर हो गया कि पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तब कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए और भी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सवाल पूछ देता है कि व्हेन 3 पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, क्या बोलता है बच्चों, 3 पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, पॉइंट ने दिया, पोजीशन वेक्टर दे के रखा है, यानी क्या, यानी क्या, ऐसे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, पोजीशन वेक्टर दे के रख दिया। देखिए द 3 पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन एज ए का मान लीजिए कितना है 3i कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना है 5k कैप, पोजीशन वेक्टर दे के रखा है। बी का कोई भी 5 3 6, तो ये हो गया 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। सी का क्या है 4 1 7, 4 1 7k कैप। देखो गौर करके देखने वाला बात है, चाहे व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज ए पॉइंट। अगर किसी पॉइंट का दिया हुआ पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है कि एक पॉइंट का दिया हुआ है। देखो गौर कर 3 2 5 5 3 6, 3 2 5 देख रहे हो, 3 2 5 5 3 6, अब वो क्या है 4 1 7, यानी आपको सवाल कभी पॉइंट में दे दिया तो कैसे करेंगे ये तरीका, कभी पॉइंट को हटा करके पोजीशन वेक्टर लिख देता है। फर्क क्या पड़ता है, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर, तो ये ओ बी वेक्टर, ये ओ सी वेक्टर, तो भैया मेरा बनाने का तरीका तो सेम हुआ ना। एक बार ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए सी वेक्टर, बस हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी, सब चीज़ रिमेन्स सेम। यानी कि अगर पोजीशन वेक्टर देता है तो मेरा बनाने का तरीका बच्चों क्या होने वाला है, बिल्कुल भी सेम हो जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज ओ ए वेक्टर, व्हाट इज दिस, दिस इज ओ बी वेक्टर, पोजीशन मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा हुआ है। ये करेंगे क्या, एक बार निकाल लेंगे ए बी वेक्टर और एक बार निकाल लेंगे ए सी वेक्टर, तो सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, सॉल्व सेम एज प्रीवियस कॉन्सेप्ट, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि सब पर जो है ना अलग अलग वेरिएबल जो है सब ये वैल्यूज दे करके डीपीपी के अंदर आपको हर चीज़ पर क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक, ताकि प्रैक्टिस भी करना हो तो उसमें आप देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों जो है हमारा पूरा खत्म होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। मैथमेटिक्स में क्या एप्लीकेशन होता है और फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन होता है, दोनों एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों। उसके बाद जो है हम तीनों लेक्चर्स पर डीपीपी जारी करेंगे, जिसमें पूरे क्रॉस प्रोडक्ट का सारे एप्लीकेशंस उसके अंदर रहेगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।